डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटीग्रल साइंस स्टडी। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आज आपको कक्षा 8वीं के अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करवाऊंगा। ध्यान से सुने। पहला प्रश्न है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? इससे पहले के वीडियोस में भी मैं आपको बता चुका हूँ। रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और मानव निर्मित रेशे। प्राकृतिक रेशे ऐसे रेशे होते हैं जो या तो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं या पादपों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो रेशे मानव द्वारा रसायनों का प्रयोग करके बनाए जाते हैं उनको हम कृत्रिम रेशे कहते हैं। इन्हीं रेशों को हम संश्लेषित रेशे भी कहते हैं, क्योंकि इनको बनाने के लिए प्राकृतिक पदार्थों का इस्तेमाल नहीं होता। इनको बनाने के लिए रसायनों का प्रयोग होता है और ये रसायन पेट्रो रसायन होते हैं जो हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 2, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। रेयोन संश्लेषित रेशों से भिन्न कैसे है? 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका रूप रेशम समान होता है। ख, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। ग, इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा ख, क्योंकि इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, जबकि अन्य संश्लेषित रेशों को रसायनों की मदद से बनाया जाता है। इस रेशे को प्राकृतिक पदार्थों से बनाया जाता है, यद्यपि ये एक संश्लेषित रेशा है। प्रश्न संख्या 3, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संश्लेषित रेशे डैश अथवा डैश रेशे भी कहलाते हैं। तो इसमें आएगा मानव निर्मित कृत्रिम रेशे, अर्थात संश्लेषित रेशे मानव निर्मित अथवा कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं। ख, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो डैश कहलाता है। इसमें आएगा बच्चों पेट्रो रसायन, जिसको हम पेट्रोकेमिकल भी बोलते हैं। ग, संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक डैश है। इसमें आएगा संश्लेषित रेशा। प्रश्न संख्या 4, नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हो। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियोस में जब मैंने नायलॉन के बारे में विस्तार से आपको बताया था, उसमें मैंने बताया था नायलॉन से पैराशूट बनाए जाते हैं, तंबू बनाई जाती हैं, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो रस्सियाँ इस्तेमाल होती हैं वो बनाई जाती हैं। ये रस्सियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल हम पैराशूट बनाने के लिए, तंबू बनाने के लिए, पर्वतारोही रस्सियों के रूप में करते हैं। प्रश्न संख्या 5, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। तो बच्चों, इसके प्रमुख लाभ इस तरीके से हैं, क्योंकि प्लास्टिक जल्दी से किन्हीं चीज़ों के साथ क्रिया नहीं करता, ये क्रियाशील नहीं होता, यह भोजन, पानी और वायु से भी क्रिया नहीं करता है। दूसरी बात, प्लास्टिक बहुत ही हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं। तीसरी बात, यह विभिन्न आकार, रूप और रंग में उपलब्ध होता है। प्रश्न संख्या 6,
थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में जो मेन अंतर हैं वो इस तरीके से हैं। थर्मोप्लास्टिक आसानी से मोड़ा जा सकता है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आसानी से नहीं मुड़ता, मोड़ने पर ये टूट जाता है। गर्म करने पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पर कोई असर नहीं पड़ता, जबकि जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसका आकार खराब हो जाता है। थर्मोप्लास्टिक को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। थर्मोप्लास्टिक को गर्म करके हम मनचाहे आकार में परिवर्तित कर सकते हैं, जबकि ऐसा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के साथ संभव नहीं है। थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं पॉलीथीन, पीवीसी। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं बेकेलाइट, मेलामाइन। प्रश्न संख्या 7, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं? कै, डेगची के हत्थे। तो बच्चों, जो प्लास्टिक होता है वो विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है, अर्थात ऊष्मा प्लास्टिक में से होकर नहीं गुजर सकती। तो जो डेगची है उसका हत्था हमने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इसलिए बनाया है ताकि हम उसको आसानी से पकड़ सकें, वो गर्म ना हो, गर्म चीज़ों को भी हम आसानी से हैंडल कर सकें। इधर से उधर अगर डेगची को उठा के रखना है तो आसानी से उस थर्मोसेटिंग वाले प्लास्टिक के हैंडल की मदद से उसको उठा के हम रख सकें। ख, विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड। तो इसका उत्तर आएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विद्युत का भी कुचालक होता है तथा ये चिरस्थायी होता है, मीन्स ड्यूरेबल होता है, इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, इसके इस्तेमाल से करंट भी नहीं लगता और ये ज़्यादा चलता है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं में वर्गीकृत कीजिए। बहुत आसान है। जो पदार्थ थर्मोप्लास्टिक से बने हैं वो पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और जो पदार्थ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने हुए हैं वो पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते। तो पुनः चक्रित किए जा सकने वाले पदार्थ इसमें हैं खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, प्लास्टिक की कुर्सियाँ तथा विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण। और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकने वाले हैं टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे, विद्युत स्विच। प्रश्न संख्या 9, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा जो सूती कपड़े के बने हुए वस्त्र होते हैं उनमें छिद्र होते हैं तथा वो नमी को आसानी से सोख सकते हैं। मतलब अगर हम गर्मियों में सूती कपड़े से बने हुए शर्ट डालेंगे तो जब हमारे शरीर पे पसीना आएगा तो उसको आराम से सोख लेंगे और हमारा शरीर सूखा रहेगा तथा बाहर की वायु से भी हमारे शरीर को कांटेक्ट में रहेगी, जिससे शरीर ठंडा रहता है। अगर हमने संश्लेषित कपड़े के बने हुए वस्त्र डाले होंगे तो हमारे शरीर का जो पसीना आया था वो भी वो वस्त्र नहीं सोख पाएगा और जिससे हमें चर्म रोग भी हो सकते हैं। तो राणा को सूती कपड़े की बनी हुई कमीज ही खरीदनी चाहिए। प्रश्न संख्या 10, उदाहरण देके प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है।
तो बच्चों असंक्षारक का क्या मतलब होता है? जिस प्रकार से हमें पता है लोहा को जंग लग जाता है, तो उसकी प्रकृति हम असंक्षारक नहीं कह सकते। जो प्लास्टिक होता है उस पे जंग नहीं लगता, वो क्रियाशील नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं प्लास्टिक असंक्षारक है। ये ना पानी से रिएक्ट करता ना हवा से रिएक्ट करता, इसलिए इसके उपयोग भी बढ़ जाते हैं। जैसे विभिन्न रसायन प्लास्टिक बोतलों में संचित किए जाते हैं, पानी प्लास्टिक की बोतलों में रखा जाता है, अचार और खाद्य पदार्थ प्लास्टिक पात्रों में भंडारित किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 11, क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और शुक, जिसको हम ब्रिसल भी बोलते हैं, एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी ब्रश करते हैं, ब्रश का हैंडल टाइट होता है, जबकि ब्रशल्स जिससे हमें अपने दांत साफ करने हैं वो कंपैरेटिवली अपेक्षाकृत नरम होते हैं। इसलिए ये दोनों एक ही चीज़ के नहीं बनाए जा सकते, इन दोनों के लिए अलग अलग पदार्थ यूज होते हैं। प्रश्न संख्या 12, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। देखिए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका सूक्ष्म जीव आसानी से अपघटन कर सकते हैं तथा वो फिर मृदा का ही एक हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं किया जा सकता। तो ऐसे पदार्थ पर्यावरण हितैषी नहीं होते, क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है। जब इन चीज़ों का अपघटन नहीं होगा तो इन चीज़ों का जमाव होता रहेगा, और ये अगर हम इनको जलाएंगे तो उससे भी विषैली गैसें बाहर आएंगी। इसलिए ऐसे पदार्थों का हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक भी एक ऐसा ही पदार्थ है जिसका सूक्ष्मजीव अपघटन नहीं कर सकते, इसलिए जितना संभव हो उसके प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। प्रश्न संख्या 13, कॉलम ए के पदों का कॉलम बी में दिए गए वाक्य खंडों से सही मिलान करिए। तो पहला है भाई पॉलिएस्टर, इसको हम मिलाएंगे। पॉलिएस्टर से बने कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन को हम मिलाएंगे। न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। रेयोन, रेयोन कास्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। नाइलॉन, नाइलॉन को हम मिलाएंगे। पैराशूट और मोजा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 14, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, टिप्पणी कीजिए। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक रेशे या तो पादपों से प्राप्त होते हैं या जंतुओं से, और जो रेशे पादपों से प्राप्त होते हैं उनके लिए पेड़ों को काटा जाता है, वन के वन साफ कर दिए जाते हैं। लेकिन संश्लेषित रेशे तैयार करने के लिए इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। पेट्रो रसायनों की मदद से संश्लेषित रेशे तैयार कर लिए जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक है। प्रश्न संख्या 15, यह प्रदर्शित करने के हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन करिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। बहुत आसान है। इसके लिए हम क्या करेंगे,
इसके लिए हम एक परिपथ का निर्माण करेंगे जिसमें एक बैटरी, एक कुंजी, एक बल्ब तथा कॉपर की वायर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इस परिपथ को पूरा करने के लिए 2 टर्मिनल वायर के खाली छोड़ दिए जाएंगे। अगर हम इन टर्मिनल्स को किसी धातु की मदद से जोड़ते हैं तो बल्ब में बिजली प्रवाहित हो जाती है और बल्ब जलने लगता है। इसका मतलब है कि वो धातु विद्युत की सुचालक है। अगर उसकी जगह हम किसी थर्मोप्लास्टिक की बनी हुई वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, अगर बल्ब जल जाता है तो थर्मोप्लास्टिक सुचालक है, नहीं जलता तो कुचालक है। इस प्रयोग में हम पाएंगे कि जब हम थर्मोप्लास्टिक का इस्तेमाल परिपथ को पूरा करने के लिए करते हैं तो बल्ब में बिजली प्रवाहित नहीं होती, अर्थात थर्मोप्लास्टिक विद्युत के कुचालक होते हैं। थैंक यू बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।